हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो IAS। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के सीरीज में आज हम लोग गवर्नर राज्यपाल को 15-20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका जीरो IAS में। बिना देरी के शुरू करते हैं 6th एडिशन लक्ष्मीकांत का गवर्नर चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 30 में दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए बस आपको वही बताऊँगा, ताकि आपका टाइम इधर उधर ना लगे, और जो भी फैक्ट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप ध्यान में रखिए, ताकि आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन सही करने में ज़्यादा दिक्कत की सामना ना करना पड़े। टाइम भी बचेगा और कॉन्सेप्ट याद भी रहेगा। देखिए, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कि जो लोकसभा है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जिम्मेदार ठहराता है एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। तो जो सेंटर पे, आपको पता है इंडिया में फेडरलिज्म है, तो जो सेंटर पे संस्था है वही संस्था आपका स्टेट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह गवर्नर है, तो यहाँ सेंटर में जिस तरह प्रेसिडेंट है, उसी तरह स्टेट में क्या है, गवर्नर है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो जो गवर्नर का ऑफिस है वो पार्ट 6 में मेंशन है, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 153 to 167 पार्ट 6 में मेंशन है, ठीक है। तो गवर्नर जो होता है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसमें गवर्नर होता है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, इसमें CM होता है, ठीक है, और इसमें एडवोकेट जनरल होता है स्टेट पे। अगर हम सेंटर पे एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये सब तो होंगे ही। गवर्नर की जगह वहाँ प्रेसिडेंट हो जाएगा, COM तो रहेगा ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, CM की जगह PM हो जाएगा, एडवोकेट की जगह अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, और यहाँ पे एक और पोस्ट हो जाता है प्रेसिडेंट के प्लस वाइस प्रेसिडेंट। मतलब टोटल 5 मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, लेकिन स्टेट एग्जीक्यूटिव में ये 4 ही होते हैं, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है गवर्नर राज्य पे, ठीक है। इसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो मेन जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा रियल में वो होगा CM या PM, लेकिन जो गवर्नर है वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ये सेंटर का एजेंट होता है, इसलिए इसका डुअल रोल है। एक तो सेंटर के एजेंट के रूप में काम करेगा, दूसरा स्टेट का ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का नॉमिनल। तो जो जनरली गवर्नर हर राज्य में एक होना चाहिए होता है, लेकिन जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में, इसमें बोल दिया गया कि एक गवर्नर 2 राज्य का या एक राज्य और एक यूटी का भी हो सकता है, मतलब एक राज्य से अधिक का भी हो सकता है। आगे देखते हैं, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो करवाता है कौन, प्रेसिडेंट करता है। उसी के हैंड और सील में, मतलब उसी मोहर मारता है, तो वही गवर्नर अपॉइंट हो जाता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, ठीक है, एजेंट होता है। लेकिन गवर्नर का जो पोस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई रोज उसका जो है वो उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है गवर्नर का। उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे भी नहीं होता और उसके कंट्रोल में भी नहीं होता। ये आपको ध्यान देना है। UPSC ऐसे करेगा, जनरल गवर्नर ये अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, गलत होगा। वो उसका एजेंट होता है ज़रूर, लेकिन कंट्रोलर सबऑर्डिनेट नहीं होता है, ठीक। वो उसका नॉमिनी होता है, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने के पहले जब डिस्कस हुआ था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, तो उसमें डायरेक्ट इलेक्शन बोला गया था गवर्नर का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अभी प्रेजेंट सिस्टम में लेके आया, जिसमें गवर्नर को प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है, उसका इलेक्शन नहीं होता है। तो हमारे तुमको UPSC कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, जिसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो ये गलत होगा। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट करके बोला कि हमें क्या करना है, नॉमिनेशन करना है, हमें क्या करना है, अपॉइंटमेंट करना है प्रेसिडेंट के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है, यहाँ पे CM का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना, CM का इलेक्शन होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का होता है इलेक्शन, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक। गवर्नर का क्या होगा, नॉमिनेशन होगा। अमेरिका में क्या है, गवर्नर का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन कनाडा में क्या होता है, अपॉइंट किया जाता है कौन, गवर्नर जनरल वहाँ का करता है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए वहाँ का प्रेसिडेंट। इसीलिए इंडिया ने कैनेडियन मॉडल को डेवलप किया। हमारा जो मॉडल है
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो वो कनाडा से ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन बताया गया गवर्नर का, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा उसका एज होना चाहिए 35 साल। बाकी हम लोग 2 कन्वेंशन को फॉलो करते हैं कि जनरली हो तो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। पहला ये कि वो आउटसाइडर होना चाहिए, मतलब गवर्नर जिस राज्य का है, मान लो कोई गवर्नर झारखंड को अपॉइंट करना है तो वो झारखंड का नहीं होना चाहिए, लोकल, ठीक। दूसरा, अगर वो अपॉइंट करे प्रेसिडेंट गवर्नर को तो उस जिस राज्य में अपॉइंट कर रहा है उसके सीएम से वो कंसल्ट करे। लेकिन देखा जाता है कि ये जो दोनों प्रोविजन जो कि मैंडेटरी नहीं है, ये तो कन्वेंशन है, इसलिए इसको हमेशा क्या लगभग वायलेट किया जाता है। लेकिन ये 2 चीज़ जो है सिटीजन होना चाहिए और 35 साल, ये तो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। आगे देखते हैं जो गवर्नर ऑफिस का जो कंडीशन होता है कि क्या क्या उसका मतलब रूल है कि क्या क्या उसको मतलब अवस्था जिसमें वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है। पहला, वो जब भी ऑफिस में इंटर करे, मतलब जब भी किसी को गवर्नर बनाया जाएगा तो एमपी और एमएलए का नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, एमपी एमएलए के पोस्ट से अपना सीट को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना पड़ेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? लाभ का पद। मान लो अब ये लाभ का पद क्या है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, पार्लियामेंट ने बहुत सारे कानून बना के बोला है कि ये वाला चीज़ लाभ का पद होता है, ठीक। उसके बाद उसको राजभवन जो होता है जहाँ पे गवर्नर का निवास होता है, जहाँ वो रहता है, उसको बिना वहाँ का रेंट दिए रहने का अधिकार है। प्लस उसका जो भी प्रिविलेज होता है, जो भी अलावेंस होता है, जो भी इमोलूमेंट होता है, उसको पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं करता है, कौन करता है? पार्लियामेंट। उसके बाद एक आदमी 2 राज्य का गवर्नर भी हो सकता है। तो क्या होगा, उसको सैलरी वैलरी जो भी दिया जाएगा वो किस रेशियो में दिया जाएगा। मान लो एक गवर्नर है एक्स, वो ए राज्य का भी गवर्नर है, बी का भी है, तो इसका जो भी पैसा वैसा देगा, कितना देगा, वो तो डिसाइड करेगा आपका पार्लियामेंट। लेकिन ठीक है, पार्लियामेंट को इसको बोलेगा कि इसको जो है 2 लाख रुपया पर महीना मिलना चाहिए। लेकिन ये राज्य कितना देगा, ये राज्य कितना देगा, ताकि दोनों मिला के 2 लाख हो जाएगा, वो डिसाइड करेगा आपका प्रेसिडेंट कि किस रेशियो में दोनों राज्य जो है उस आदमी का सैलरी इमोलूमेंट अलावेंस जो है शेयर करेंगे, ठीक है। और एक बार अगर डिसाइड हो जाता है तो उसका जितना टर्म होगा, गवर्नर का जनरली 5 साल का कार्यकाल होता है, तो उसको आप डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक। जब गवर्नर ऑफिस होल्ड करता है तो उसको बहुत सारा इम्यूनिटी मिलता है पर्सनल। जैसे एक होता है कि अगर वो कोई भी काम करेगा ऑफिशियल ड्यूटी, तो उसको पर्सनल इम्यूनिटी मिलता है। उसको आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप नहीं कर सकते। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं, ये कंप्लीट उस पर है। जब तक वो ऑफिस में रहेगा तब तक आपको उस पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर आपको उसको सिविल मैटर में लेके आना है, मतलब आपसे कुछ पूछना है या टैक्स के मैटर पे कुछ पूछना है, तो उस केस में आपको उसको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि सिविलियन इशू में 2 महीने का नोटिस दे के आप आगे का कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, अरेस्ट है या जेल करना है उनको, तब उनको नहीं कर सकते जब तक वो राज्यपाल हैं उस राज्य का, गवर्नर है, ठीक है। इसके बाद गवर्नर क्या होता है, अगला है कि गवर्नर शपथ लेता है, ठीक है ना। शपथ लेता है कि हम जो अपने ऑफिस को अच्छे से निभाएंगे, अपना कर्तव्य को निभाएंगे, हम संविधान का बचाएंगे और जिस राज्य का हम गवर्नर हैं उसके लोगों का हम हित का भलाई करेंगे, ठीक है। ओथ जो होता है उसको उस राज्य का जो चीफ जस्टिस होता है, उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसको चीफ जस्टिस होता है वो दिलवाता है। और वो अगर छुट्टी पे है तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो दिलवाएगा, ठीक। और जो भी आदमी गवर्नर बनता है तो उसको शपथ लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर है टर्म कितना होगा, तो टर्म जनरली 5 साल होता है, लेकिन 5 साल डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, ठीक है। प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब, अगर 2 साल को उसको बनवाना है तो 2 साल का ही टर्म दिया जाएगा, ठीक है। फिक्स टर्म नहीं है, प्रेसिडेंट का टर्म है 5 साल, लेकिन इसका फिक्स टर्म नहीं है, ठीक। वो रिजाइन कभी भी कर सकता है प्रेसिडेंट को देके, क्योंकि उसको अपॉइंट कौन किया है, प्रेसिडेंट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट। तो किसको रिजिग्नेशन देगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि जो प्लेजर है कि कब तक, प्लेजर मतलब उसकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट के, वो नॉन जस्टिसेबल है। मतलब अगर प्रेसिडेंट उसको हटा दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी ये कोर्ट में नहीं जा सकते कि उसको क्यों हटाया गया। वो प्लेजर है प्रेसिडेंट की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, जब तक वो चाहेगा तब तक गवर्नर रहेगा, ठीक है। वो कभी भी रिमूव बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ग्राउंड नहीं दिया है कि किस आधार पे करेगा, वो सब चीज़ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, कब हटाना है, कब अपॉइंट करना है, ठीक। वो अब चूँकि देखिए इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है, तो आर्टिकल 72, 73 में कुछ भी ये क्या बोला गया है 52 में कि प्रेसिडेंट जो भी करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट
के सलाह पे करेगा, ठीक है ना। तो करता प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके पीछे जो हाथ होता है वो होता है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक। उसी तरह प्रेसिडेंट उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ टर्म। मान लीजिए जनरली 5 साल होता है, तो 3 साल एक किसी राज्य में, झारखंड में गवर्नर है, अगर बिहार का गवर्नर इसी को बनाना है तो 2 साल के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। और इस गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, मतलब 5 साल कहीं रहे, फिर 5 साल वहीं उसी राज्य में रहे या दूसरे राज्य में रहे, वो कर सकता है कुछ भी, सब डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे, ठीक है। और प्रेसिडेंट मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है गवर्नर का, तो जब तक नया गवर्नर नहीं आ जाएगा तब तक वो लंबे समय तक भी रह सकता है, ताकि राज्य में हमेशा एक गवर्नर ज़रूर रहे, ठीक है। तक भले उसका कार्यकाल 5 से 8 साल क्यों ना हो जाए, जब तक गवर्नर नया नहीं आएगा तब तक गवर्नर वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। ताकि कोई इंटरेगन ना रहे, मतलब बीच में गैप ना रहे, मतलब बिना राज्यपाल के राज्य ना रहे, ठीक। प्रेसिडेंट और भी अगर मान लीजिए गवर्नर है, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहा है, उसकी डेथ हो गई है, तो कौन गवर्नर बनेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे, ठीक है। तो जनरली जो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है वही गवर्नर बन जाता है, तो उसी को वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा कि आप ही अभी तक के लिए अभी का गवर्नर है, ठीक है। तो वो डिपेंड किस पे करता है, प्रेसिडेंट पे। रूल्स बनाता है इमरजेंसी केस में, कंटिजेंसी में, जब गवर्नर अपना काम को अच्छे से नहीं कर पाता है। कौन बनाता है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट नहीं बनाता है, ठीक। अब देखिए गवर्नर का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, जुडिशियल है, लेकिन गवर्नर को डिप्लोमेटिक पावर नहीं है, प्रेसिडेंट का है। हम लोग देखेंगे कोई भी ट्रीटी होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी, या कोई एम्बेसडर बाहर से आता है, राजदूत, तो गवर्नर प्रेसिडेंट रिसीव करता है, गवर्नर नहीं करता। उसी तरह मिलिट्री पावर नहीं है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो तीनों जो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, तीनों को सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन गवर्नर कुछ नहीं होता है। उसी तरह इमरजेंसी पावर नहीं है। हम लोग जब जो इमरजेंसी पढ़ेंगे, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, या आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो गवर्नर को ये सब तीनों में जो पावर होता है वो होता है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को कोई पावर नहीं। भाई इसलिए बोला गया प्रेसिडेंट, गवर्नर को कोई भी डिप्लोमेटिक पावर गवर्नर का नहीं है, कोई मिलिट्री पावर नहीं है, और कोई भी इमरजेंसी पावर गवर्नर का नहीं है। तो भाई गवर्नर के पास फिर कौन सा पावर बचा, तो गवर्नर के पास जो पावर है वो है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर। अब एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है, तो देखिए जो भी वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है राज्य सरकार जो भी करती है वो गवर्नर के नाम पे ही करती है। गवर्नर चाहे तो अपने नाम पे जो भी काम हो रहा है उसके वो कैसे होगा, क्या उसका लिए रूल्स होगा, वो गवर्नर बना सकता है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी काम कैसा होगा, किसको कोई मिनिस्ट्री दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, वो डिसाइड करता है गवर्नर। देगा कौन, गवर्नर। किसके सलाह पे देगा, चीफ मिनिस्टर की सलाह पे कोई भी मिनिस्ट्री देगा, लेकिन कैसे देगा, रूल्स उसका क्या होगा, वो डिसाइड करता है गवर्नर। साथ ही साथ वो चीफ मिनिस्टर और भी मिनिस्टर होते हैं उसको अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल का। एडवोकेट जनरल मतलब समझ लीजिए उस राज्य का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, ठीक है। जैसे कि एक राज्य सरकार का कहीं भी डिस्प्यूट होता है तो उस राज्य सरकार को कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट जनरल। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर को किसी कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट करता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल जो को अपॉइंट करता है गवर्नर और उसका रिम्यूनरेशन डिसाइड करता है, और वो एडवोकेट जनरल कब तक उस पोस्ट पे रहेगा, एडवोकेट जनरल के पोस्ट पे, वो भी डिपेंड करेगा गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है गवर्नर, उसका डिटरमाइन करता है कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर कब तक रहेगा। लेकिन अगर उसको हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह हाई कोर्ट का जज हटता है, हाई कोर्ट का जज कैसे हटता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है। सुप्रीम कोर्ट को आज मैंने बहुत डिटेल में 3 पेज में कंप्लीट किया है 20-25 मिनट में, तो आप उसको ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ मैं, पॉलिटी का भी और इकोनॉमी का भी, तो ज़रूर देखें उसको। तो जिस तरह से हाई कोर्ट का जज को रिमूव किया जाता है उसी तरह स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है उसके पोस्ट से, लेकिन उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। उसी तरह स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसको भी अपॉइंट करेगा कौन, उसके मेंबर, और उसको चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। लेकिन वो हटेगा कैसे, तो हटाएगा उसको कौन, प्रेसिडेंट, और ना कि गवर्नर। प्रेसिडेंट कैसे हटाता है, तो मैटर किसके पास जाता है बताइए, कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये भी बताया हूँ कि वो देखता है कि ये मिसबिहेवियर का ग्राउंड है क्या,
तो सुप्रीम कोर्ट फिर बोलता है कि ठीक है, ये जो यूपीएससी के मेंबर है या चेयरमैन है वो मिसबिहेव किए हैं। मिसबिहेवियर क्या है वो भी डिफाइन नहीं है सुप्रीम को, मतलब वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, वो मतलब कन्वेंशन के आधार पे डिसाइड हुआ है। ठीक, तो देखिए, तो उसको भी हटाता कौन है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट तो करेगा गवर्नर, लेकिन उसको हटाना है तो प्रेसिडेंट हटाएगा, गवर्नर नहीं हटाता। उसी तरह वो राज्य में किस तरह से प्रशासन हो रहा है उससे उसको लेके वो राज्य सरकार से इंफॉर्मेशन ले सकता है। वो चीफ मिनिस्टर को ये बोल सकता है कि कोई अगर कोई डिसीजन है जिस पे मिनिस्टर ने फैसला तो ले लिया है, ठीक है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने को कंसिडर नहीं किया गया है, तो उस मैटर को भी वो पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद राज्य में अगर स्टेट इमरजेंसी लगाना है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो वो प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है? रिकमेंड कर सकता है। ठीक, अच्छा, जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो जो गवर्नर को जो भी पावर दिया जाता है वो प्रेसिडेंट देता है, और प्रेसिडेंट के उसको जो है एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के रूप में गवर्नर काम करता है। गवर्नर जो होता है यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं होता है। और गवर्नर क्या करता है? जो वाइस चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का राज्य में, उसको अपॉइंट भी करता है। ठीक, लेजिस्लेटिव पावर मतलब रिलेटेड टू बिल, कोई कानून से रिलेटेड, तो जो गवर्नर होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। जिस तरह प्रेसिडेंट होता है सेंट्रल पार्लियामेंट का पार्ट होता है, उसी तरह राज्य में जो विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, किसी किसी राज्य में एमएलए होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, और जो गवर्नर होता है वो उसका पार्ट होता है, याद रखिएगा। ही इज़ नॉट ए मेंबर नहीं होता है, पार्ट होता है। ठीक, तो वो पार्ट होने के नाते क्या उसको पास पावर है कि वो हाउस को कब बुलाना है, कब जो है उसकी मीटिंग को सस्पेंड करना है। उसी तरह जब भी जो है पहला इलेक्शन होने के बाद, फर्स्ट जब जनरल इलेक्शन होता है, जो पहला उसका सेशन होता है, सभा होता है, तो वो हाउस को एड्रेस करता है। उसी तरह जब हर साल के बाद जो पहला सेशन होगा वो हाउस को एड्रेस करेगा। उसी तरह जब कोई भी बिल पेंडिंग है तो वो जो उसका जो विधानसभा है उसमें वो मैसेज डाल सकता है कि इस बिल से रिलेटेड ये कि ये इतने दिन से पेंडिंग है, इस पर क्या आपका राय है। ठीक है, हाउस को पूछ सकता है विधानसभा को। उसी तरह जब स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वैकेंट है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन का पोस्ट खाली है, तो गवर्नर को यह अधिकार है कि बाकी जो मेंबर बचे हैं उन्हीं में से किसी को स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर बना सकता है। वो कि हाउस को वो मतलब क्या करने के लिए, प्रिसाइड करने के लिए स्पीकर बना सकता है, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ पे वो चेयरमैन बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव, आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है किसी किसी राज्य में है, उसमें जितने भी मेंबर होते हैं उसके 1/6 मेंबर को गवर्नर क्या करता है? नॉमिनेट कर सकता है। जिस तरह राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर को आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस से कर सकता है, उसी तरह गवर्नर 1/6 मेंबर, जितने भी एमएलसी होंगे उसके 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करता है 5 फील्ड से। 5 फील्ड से आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ये तो प्रेसिडेंट भी करते थे इस ग्राउंड पे। एक और है इसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट पे, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, पहले था कि गवर्नर जो है एमएलए को, जो आपका विधानसभा होता है उसमें एक मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से करते थे, लेकिन अब ये हट गया। अब राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते हैं लोकसभा में कितने मेंबर को? 2 मेंबर को, और विधानसभा में जो है गवर्नर भी एक मेंबर को एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक, लेकिन विधान परिषद में जो 1/6 मेंबर को कर सकता है। ठीक है, अच्छा, जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है कि कौन सा एमएलए अवैध है, योग्य है, नहीं है एमएलए बनने के लिए, एमएलए बन गया मान लीजिए, लेकिन कुछ किया तो वो अयोग्यता है या नहीं है, तो इसको डिसाइड जो करता है वो गवर्नर करता है, याद रखिएगा। 10th शेड्यूल वाला नहीं, अगर 10th शेड्यूल के अंदर है तो स्पीकर करेगा, जो हाउस का स्पीकर है सो। लेकिन अगर 10th शेड्यूल के अलावा उसको डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके जो ग्राउंड है उसको देखेगा, जो भी वो देखता है गवर्नर राज्य के आधार पे, और कोई सांसद है तो उसको देखता है प्रेसिडेंट। लेकिन उसके लिए वो चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन होता है सेंटर पे, उसके रिकमेंडेशन को ध्यान में रखता है। ठीक, जब भी कोई बिल उस गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर के पास क्या क्या होता है? एक तो वो है कि वो बिल को बोल दे ठीक है, सही है, तो वो होता है गिव हिज असेंट। दूसरा है बोलता है नहीं देंगे, ठीक है, असेंट नहीं देंगे। और तीसरा है कि वो बिल को रिटर्न कर देता है, लेकिन मनी बिल नहीं होना चाहिए।
मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता। मनी बिल को तो उसको देना ही है, साइन करना है, ठीक है, सही है, या उसको अपने पास रख सकता है। लेकिन नॉर्मल बिल को वो रिटर्न कर सकता है। लेकिन मान लीजिए वही वाला बिल वापस अगर इसके पास आ जाता है तो उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा उसके पास ऑप्शन ये तीनों ऑप्शन जो है प्रेसिडेंट के पास भी है, लेकिन गवर्नर के पास एक स्पेशल है कि वो प्रेसिडेंट के कंसिड्रेशन के लिए वो बिल को रिजर्व कर सकता है, ठीक है। कुछ बिल को उसको कंपल्सरी रिजर्व करना पड़ेगा, जैसे जो बिल डीपीएसपी के अगेंस्ट होगा, जो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा, जो बिल देश के हित के अगेंस्ट होगा, जो बिल राष्ट्र जो मुद्दा है उसके मतलब जो राष्ट्र मुद्दा के अगेंस्ट होगा, वो जो बिल प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करने के लिए कंपल्सरी एक्विजिशन करने के लिए होगा वो। साथ ही साथ जिस बिल से स्टेट हाई कोर्ट का पावर को कम होगा, खतरे में आएगा, वो बिल को भी गवर्नर को कंपल्सरी रिजर्व करना पड़ेगा। बाकी बिल रिजर्व करना है नहीं करना है वो डिपेंड करेगा गवर्नर पे। लेकिन ये जो 5-6 तरह का बिल है उसको कंपल्सरी गवर्नर प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करेगा। इसके अलावा और गवर्नर का पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस एक तरह का कानून होता है जब दोनों में से कोई भी हाउस, चाहे विधानसभा या विधान परिषद जिस राज्य में, अगर वो सेशन में नहीं है, क्योंकि सेशन में होगा तभी कानून बनेगा। अगर सेशन में नहीं है और फिर भी लगे कि कानून बनाने की ज़रूरत है तो गवर्नर के पास पावर है और सेंटर पे जो है आपका राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। आर्टिकल 123 के अंदर आपका प्रेसिडेंट और 213 के अंदर जो है 213 का अगेंस्ट जो है राज्यपाल, ठीक। तो ये ध्यान देना है आपको। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग का पावर है और ऑर्डिनेंस जब भी अप्रूव हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर से उसको 6 सप्ताह के अंदर उसको अप्रूव करना है, ठीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर में है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो CAG का होता है, ठीक है, जो आपका CAG का जो रिपोर्ट होता है उसको गवर्नर विधानसभा के पटल पर रखवाता है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। फिर गवर्नर का कुछ फाइनेंशियल पावर है, जैसे वो जो बजट होता है स्टेट, देखिए बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो बजट को पटल पे रखवाना, विधानसभा के पटल पे रखवाना, ये जिम्मेदारी जो है किसके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में। ये फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू रखवाता है, ठीक। मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो बिना गवर्नर के पहले रिकमेंडेशन के नहीं होगा, उसको रिकमेंड उसे पूछना पड़ेगा। उसी तरह अगर कोई मिनिस्टर को पैसा चाहिए, ठीक है, बजट में पैसा चाहिए होता है अलग अलग मिनिस्ट्री को, उसी को बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। मुझे इतना रुपया चाहिए। ग्रांट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रांट ऐसा चीज़ होता है जिसको एक बार दे दिया जाता है तो आपको रिटर्न नहीं करना पड़ता है। तो मिनिस्ट्री को क्या होता है कि बजट से इतना पैसा चाहिए होता है तो उसको रिटर्न थोड़ी ना करता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। तो वो डिमांड रखता है किसके लिए? भाई हमको ग्रांट दे दो, हम आपको वापस नहीं करेंगे, इसे हम जो है अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग सेक्टर में खर्च करेंगे। तो डिमांड फॉर ग्रांट अगर किसी मिनिस्ट्री को चाहिए बजट से तो उसके लिए जो है उसको गवर्नर का रिकमेंडेशन को लेना पड़ेगा। साथ ही साथ एक कंटिजेंसी फंड होता है, इमरजेंसी के लिए गवर्नर अपने पास रखता है। उससे अगर कोई एडवांस निकालना है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी गवर्नर को पास पावर है। साथ ही साथ जब स्टेट फाइनेंस जो स्टेट पे जो वित्त आयोग होता है स्टेट पे, उसको हर 5 साल में बनाने का पावर जो होता है वो गवर्नर के पास पावर होता है। एक चीज़ और ध्यान में दीजिएगा, मैं फाइनेंस कमीशन 5 मिनट में पढ़ाया हूँ, मैंने वहाँ पे पूरा अच्छे से बताया और वो ये भी बताया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन और जो सेंटर पे फाइनेंस कमीशन है दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़िएगा, देखिएगा। लास्ट पावर है जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर में ये है कि जो गवर्नर है उसके पास पावर है पार्डन देने का। पार्डन देने का मतलब ये है कि पूरी तरह से माफ़ कर देना, उस पर फिर कोई केस नहीं चलेगा, जो भी आरोप लगा है सब खत्म, ठीक है। रिप्राइव का मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रेमिशन मतलब छूट देना। अगर किसी के पास 5 साल का सज़ा है तो उसको कम करके हमको 2 साल कर देना, उसको बोलते हैं रेमिशन, ठीक। फिर कम्यूट का मतलब क्या होता है? चेंज करना। अगर मान लीजिए किसी को उम्र कैद है तो उसको दे देंगे 10 साल का सज़ा, उसको कम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। एक रिप्राइव होता है, ठीक है। रिप्राइव का मतलब ये है कि उस पर जो भी अभी सज़ा है उस पर भी हम रोक लगा दे रहे हैं, ठीक, उसको रिप्राइव बोलते हैं। रिस्पाइट और कम्यूटेशन दोनों एक तरह का है, लेकिन रिस्पाइट में भी हम लोग क्या करते हैं
कम्यूटेशन में क्या करते हैं, किसी को अगर हार्ड क्राइम मिला हुआ है, हार्ड पनिशमेंट मिला है तो उसको सॉफ्ट पनिशमेंट देते हैं। रिस्पाइट में क्या है, कम्यूटेशन जैसा ही लेकिन स्पेशल कंडीशन है। मान लो कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको उम्र कैद देना सही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, जो है कि 10 साल का सज़ा दे दिया। तो जो रिस्पाइट होता है वो स्पेशल केस बन जाता है, तभी हम लोग उसको कम्यूट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको उम्र कैद नहीं देने के अलावा हम क्या करेंगे, 10 साल की सज़ा, अगर उसने क्राइम किया है तो। ठीक, तो ये सभी चीज़ प्रेसिडेंट भी कर सकता है, लेकिन गवर्नर को वही पावर है जो कानून स्टेट पे होगा, सेंटर का कानून पे गवर्नर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, दूसरा, जब भी जज को अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट का, ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है गवर्नर से। तो ये भी गवर्नर का क्या है, जुडिशियल पावर। ठीक, उसके अलावा जब भी डिस्ट्रिक्ट जज, देखिए डिस्ट्रिक्ट जज को, हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। और अपॉइंट करने से पहले उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसको कंसल्ट करेगा। उसी तरह और भी जो भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं या राज्य में और भी जो छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, तहसील पे होते हैं या ब्लॉक में जो भी कोर्ट होते हैं, ट्राइब्यूनल्स होता है, तो उसमें जो जुडिशियल ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। लेकिन उसके लिए उसको स्टेट हाई कोर्ट से तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन से भी करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने 20-25 मिनट में जो है गवर्नर का कंप्लीट कर लिया है लगभग। अब 3 टेबल है जिसमें हम लोग को वीटो पावर कंपेयर किया गया है प्रेसिडेंट और गवर्नर का, और दूसरा टेबल है जिसमें हम लोग को कंपेयर किया गया है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर का, और तीसरा टेबल है जिसमें हम लोग को बताया गया है कि पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्या क्या डिफरेंस है, बस ये। उसके बाद एक छोटा सा है कि कौन पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो बस उसके बाद ये जो है चैप्टर जो है ख़त्म है। तो चूँकि 20-25 मिनट का हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि कल इसको जो है फिर से या आज शाम में इसको एक लेक्चर बना के और ये टेबल को कंप्लीट कर दूँगा। तब तक जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़े, ध्यान लगा के। अब फोकस होकर पढ़े, इधर उधर भटकना नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रख के पढ़िए। हम लोग का एग्ज़ाम है 28 मई में, तो उसी को टारगेट लेके ये लेक्चर आपका बनाया जा रहा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है बस उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको समझा दिया। 20-25 मिनट में आप अगर इतने अच्छे से आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से वहाँ पे सही हो जाएगा। हमें बूंद बूंद करके सागर को भरना है, और हम लोग जो है 28 मई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि आपको प्रीलिम्स 2023 निकालने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपको बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन ताकि आते रहे, और मन लगा के फोकस होकर पढ़ें। तो इसी के साथ आज जो है इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडी एंड बी कॉन्फिडेंट एंड एन्जॉय योर लाइफ।